मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 9 में आज हम देखेंगे इतिहास। तो इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक आप देख पा रहे हैं, जिसमें आज का पाठ है महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण भाग 2 यानी पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस की पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने बच्चों अध्ययन किया हुआ है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण भाग 2 पार्ट 2। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर FCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यस बच्चों, अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, जिस हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं। पार्ट 1 में हमने देखा था स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण की बात की थी, चिपको आंदोलन की बात की थी, सुंदरलाल बोगड़ा के संदर्भ में देखा था, गौरा देवी के संदर्भ में। इसके बाद हमने देखा था शराब के विरोध में आंदोलन की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के संदर्भ में बात किया था, ये जिसमें डॉक्टर फूलरेणु गुहा की बात की थी, प्रमिला दंडोते की बात की थी, और महिलाओं के संदर्भ में कानूनों की बात की थी। पार्ट 1 में दहेज को लेकर के हमने बात की, दहेज प्रथा के विरोध में जो जागृति अभियान की बात की थी। और बच्चों, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे और आज देखेंगे पारिवारिक न्यायालय 1984, फैमिली कोड 1984 की बात करेंगे। तो कुटुंब न्यायालय मुंबई स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल के स्थान पर समझदारी, वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता और शीघ्र न्यायपाल बल, यानी किस तरह से जल्दी न्याय दिलाया जा सके, इस पर जो है अधिक बल दिया गया। इस पर हम अगर बात करें, यानी इस संदर्भ की बात करें, अगर जैसे गुजारा भत्ता की बात करें या एकल पालकत्व की बात करें, इस अलग रहने की बात करें, संतानों के पालन पोषण की बात करें, तो इस तरह के जो स्वामित्व की बात करें, जैसे जो पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए इस तरह के न्यायालय स्थापित किए गए। हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये पारिवारिक न्यायालय की बात करें, फैमिली कोर्ट की बात करें, जो कि आप देख सकते हैं 1984 में आया। तो इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच पड़ताल के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता दी गई। तो इसका उद्देश्य शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर इस पे बल दिया गया। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। गुजारा भत्ते का मुकदमा, जो कि 1985 यानी ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमनी 1985 की बात करेंगे। गुजारा भत्ते का मुकदमा, तो बच्चों यदि किसी विवाहिता स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद यानी तलाक कर देता है, तो उस स्त्री को का गुजारा होने हेतु उसके पति को उसे प्रतिमाह निश्चित राशि देनी पड़ती है। यानी इस तरह से गुजारा अगर की बात करें तो उस स्त्री को गुजारा देना जरूरी है, जो कि एक निश्चित राशि तय की जाती है और पति को उसे देना पड़ता है। इसे गुजारा भत्ता कहते हैं। उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि शहबानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध ये शोर मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स पारित हुआ। हम बात कर रहे हैं गुजारा भत्ता मुकदमा 1985 की बात करें। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। सती प्रतिबंधित कानून, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंट एक्ट की बात करेंगे। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कौर नाम की विवाहिता सती हो गई थी। 4 सितंबर 1987 अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसे बाध्य किया गया था। सरकार ने वर्ष 1988 में कड़े प्रावधान कर सती प्रतिबंधित कानून
पारित कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति बनती थी जिसकी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को, यस देख सकते हैं स्क्रीन पर, पत्नी को जिंदा यानी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरह यानी उसे सती होना पड़ता था। बच्चों कितनी मतलब इस तरह की घटना सोच करके आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है खराब इस तरह की चीज़ें थी, प्रथा। तो निश्चित रूप से इस प्रथा को बंद किया गया और इस प्रथा के लिए कानून लाया गया। और देख रहे हैं 4 सितंबर 1987 को यस जो कि इस तरह की घटना हुई थी राजस्थान में। तो ये सरकार ने इसके लिए 1988 में सती प्रतिबंधित जो है कानून लाया गया, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। आइए इससे संबंधित कुछ और बातें हम जानते हैं। ये जैसा कि सती प्रतिबंधित कानून की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह की स्थितियां होती थी। यस कि पति की मृत्यु के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं पति की मृत्यु के बाद यस उसकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था। तो इस तरह का कितनी अमानवीय चीज़ें हुई थी। तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा। तो इस तरह से वो कानून आया 1988 में, कड़े प्रावधान लाए गए और सती प्रतिबंधित कानून पारित कर दिया गया। यस तो देख सकते बच्चों से संबंधित सती प्रतिबंधित कानून किस तरह से निश्चित रूप से इस पर पूरी तरह से यस कानून ला करके सरकार ने 1988 में कड़े प्रावधान कर दिए। आइए इसी क्रम में हम मानवाधिकार की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। यस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1983 में एक कानून आया कि किस तरह से स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके। इसके लिए 1993 में 1993 में एक कानून आया, मानवाधिकार रक्षा कानून, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यस बच्चों हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार रक्षा कानून की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि 1993 में। यस तो स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके इसके लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यस राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया, कानून बनाया गया और इसी के आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार की भी स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेदित यानी तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं मानवाधिकार, जिस महिलाओं के संदर्भ में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात कर रहे हैं। यस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी 73rd एंड 74th की बात करें यस तो आप समझ सकते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ध्यान रखिए ग्राम पंचायत की बात करें, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। ये ध्यान रखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये ध्यान रखना है इसे। और बच्चों इसी तरह से अगर हम बात करें सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर, जिसे जिस मेयर कहते हैं, जैसे पदों पर भी 1/3 यानी 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इस देश में महाराष्ट्र के साथ साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो स्वतंत्रता के बाद वाले समय में भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। फलस्वरूप मतदान जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ है। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानून ने सती, दहेज,
बहुपत्नीत्व जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों के संबंध विच्छेद, तलाक अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने में उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में कतिपय स्थान आरक्षित किए गए, रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएं शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी, अर्थात तमाम क्षेत्रों में महिलाएं अब आगे बढ़ करके यानी सेवाएं अपनी दे रही हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, महिलाओं के जिस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें कि किस तरह से महिलाएं अब बाहर निकलकर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं कि महिलाएं जो है इस प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। अनुसूचित जातियों की बात करेंगे। इस स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकारा। संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया गया और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया। ये ध्यान रखिए, हम 17 यानी संविधान के 17वें अनुच्छेद की बात करें, जिसमें छुआछूत यानी जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, तो छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों के रूप में किया गया। इस अगर हम ध्यान दें बच्चों कि इन अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का ध्यान रखते हुए उनके विकास के लिए कि वे विकास कर सकें, इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जातियों की बात कर रहे थे, अभी हम अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे। तो अनुसूचित जातियों की तरह देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, तो आदिवासी समाज का भी कतिपय उनकी भी समस्याएं हैं। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई। तो बच्चों हम बात करें अनुसूचित जनजातियों की बात करें यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, यस, तो निश्चित रूप से अगर यूं देखा जाए कि चूंकि ये देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। निश्चित रूप से आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। तो ऐसे में आदिवासी जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए जैसे वनोत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के चूंकि साधन नहीं है, इसलिए खेती के आधुनिक औजार उन तक नहीं पहुंचे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, खेती से प्राप्त होने वाली जो आय बहुत कम होती है और उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर चूंकि भूमि पर होती है और उतनी उपजाऊ भी नहीं होती, तो वहाँ पर अगर देखें तो निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण पोषण व्यवस्थित नहीं हो पाता और दुर्गम क्षेत्र की जो आदिवासियों की एक समस्या है, जो चिकित्सा के संदर्भ की बात करें तो वहाँ पर चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं पहुँचाने में वो भी दूर दिक्कतें आती हैं। तो इस कारण से आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना अनुसूचित जनजातियों में की जाती है। उन्हें विधिमंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आइए इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे घुमंतु और विमुक्त जनजातियों की बात करेंगे। तो घुमंतु और विमुक्त जातियां और जनजातियां की बात करेंगे। घुमंतु जनजातियों की बात करें तो उन जनजातियों का समावेश होता है जिसमें जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव-गांव घूमते रहते हैं। तो इस तरह के लोग, इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इसमें से कुछ जनजातियों पर अपराधी जनजाति इस प्रकार का ठप्पा लगाया था। अंग्रेजों ने 1871 के अपराध प्रतिबंधित कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ
प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में किया था और उनके व्यवसाय तथा कार्य व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात, अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये इसमें ध्यान रखा गया और इस अन्यायकारी कानून था उसे रद्द कर दिया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए। ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में शामिल किया गया। ये हम बात कर रहे हैं विमुक्त जनजातियों की बात कर रहे हैं। ये उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन जातियों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो हम बात करें बच्चों घुमंतु और विमुक्त जातियों जनजातियों की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। इसी क्रम में बात करेंगे अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, यानी माइनॉरिटीज की बात करेंगे। आइए देखते हैं कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। राइट, ध्यान रखिए, जब हम बात करें किसी भी समाज में लोगों का जो समूह ये धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कमी होता है तो उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएं हैं, अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती हैं। इन अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास कर सके, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। राइट, ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, ये किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, ये अगर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज में हैं, तो ये उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार संविधान से मिला हुआ है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का भी अधिकार दिया हुआ है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएं चलाती है। तो इस तरह से जो माइनॉरिटीज के उत्थान की बात करें, अल्पसंख्यकों के विकास की बात करें, तो ये सरकार द्वारा जो है विविध योजनाएं इसके संदर्भ में चलाई जाती हैं। तो बच्चों आज हमने देखा, अगर हम आज की बात करें तो आज हमने पार्ट 2 में देखा, हमने बात की पारिवारिक न्यायालय की बात की, हमने फैमिली कोर्ट की बात की, हमने गुजारा भत्ता के मुकदमा के संदर्भ में बात की, सती प्रतिबंधित कानून जो लागू हुआ उसकी बात की, मानवाधिकार रक्षा कानून की बात की, महिलाओं के लिए आरक्षण के संदर्भ में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात की, और हमने बात की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, घुमंतु और विमुक्त जातियों और जनजातियों के संदर्भ में हमने बात की। हमने माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बात की। तो इस तरह से हमने पार्ट 2 में इसका अध्ययन किया। आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर आपको वाक्य को पूरा करना है। चलिए स्क्रीन पर आपके ध्यान से देखिए, संविधान के रिक्त स्थान दिया हुआ है यानी डैश डैश है। किसके यानी वे अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया। तो चलिए आपके पास विकल्प मिलेंगे संविधान के किस यानी अनुच्छेद यानी 11वें अनुच्छेद के अनुसार, 15वें अनुच्छेद के अनुसार, 17वें अनुच्छेद के अनुसार या 19वें अनुच्छेद के अनुसार। तो बच्चों इसकी चर्चा की थी, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए 11वें, 15वें, 17वें या 19वें 4 विकल्प आपको मिले हैं। तो जो हमने इसकी चर्चा की थी, मुझे लगता है आपको उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। राइट, तो देखिए जो सही विकल्प है वो है 17वें। तो संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया। तो ध्यान रखना है बच्चों इसे। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिया हुआ है।
अब देखिए ये कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य है तो उसे सुधार करके लिखना है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। राइट, तो ध्यान दीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। ध्यान दीजिए, जब हम बात कर रहे हैं तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात यहाँ पर की गई है। इसमें लिखा गया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में 1/3 यानी 1/3 1/3 स्थान महिलाओं को के लिए आरक्षित रखे गए। तो बताइए कथन सत्य है या असत्य है, इसकी चर्चा हमने की थी। याद कीजिए। बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा। चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। चलिए कथन और देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो उसे सुधार कर लिखिए। दूसरा कथन है, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार किया। तो याद कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। ये स्वतंत्रता के बाद की बात करें, जब देश हमारा आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ये तो हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने ये स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार किया। तो क्या ये कथन सत्य है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी देश की आज़ादी के बाद, भारत देश आज़ाद होने के बाद ये स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार किया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए कथन और देखते हैं स्क्रीन पर। राइट, तो ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि असत्य है यानी कथन यदि असत्य है तो उसे सुधार कर लिखना है। तीसरा कथन है, किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है उस समूह को बहुसंख्यक कहते हैं। याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। फिर से देखिए कथन, ध्यान से सुनिए। किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, संख्या में कम होता है, उस समूह को बहुसंख्यक कहते हैं। अब याद कीजिए कि किसी समाज में जिन लोगों का समूह चाहे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या वंश की दृष्टि से संख्या में कम हो तो क्या उसे बहुसंख्यक कहेंगे। आपको याद आ रहा होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। तो याद कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। यानी ये कथन क्या है बच्चों, ये कथन मिलाइए असत्य है। यानी ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। यानी किसी समाज में ये आपको याद आ रहा होगा कि लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है तो उसे बहुसंख्यक नहीं कहते। क्या कहते हैं वो भी आपको याद आ गया होगा। उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो क्या लिखा गया ऊपर ध्यान रखिए। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। राइट, तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। सत्य कथन यानी जो असत्य कथन था उसको सत्य करना है और इस तरह से लिखना है कि किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है उस समूह को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज, बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा। ये तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर दे दिया होगा। चलिए, जिनको अगर ध्यान नहीं आया तो ध्यान रखिए। किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है उस समूह को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज कहा जाता है।
राइट। तो इसे बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। हमने इसे 2 पार्ट में बताने का प्रयास किया। महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। तो बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बच्चों, ओके। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।